जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो आपका 2021 में जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे पहले कि हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो आज हमारा जो है वो 18 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जीके के क्वेश्चन जो भी पूछे गए इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने बता चुका हूँ कि हिंदी के 9 टॉपिक की वीडियो आपकी डल चुकी है, उन 9 टॉपिक को जरूर देखें। वो 2021 में उन्हीं 9 टॉपिक में से आपके पूछे गए थे और इससे आपके 2023 में भी पूछे जाना है, तो उसे जरूर देखें। ठीक है, 2019 का भी ऐसे ही 9 टॉपिक से बनेगा। और अगर बात कर ले जीके की, तो जीके के भी बहुत जल्दी आपके लिए क्लास चालू होने वाले। प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उठ के आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया जैसे कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, पूछा गया है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत का सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बेरन द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो बेरन द्वीप है, वहीं पर एक जो ज्वालामुखी है, इसी द्वीप पर जो ज्वालामुखी है वह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बेरन ज्वालामुखी जो है वो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? जो ज्वालामुखी फूट जाए, मतलब यहाँ जैसे आपने देखा होगा ज्वालामुखी कुछ इस तरह से होता है, तो इसमें से जो मैग्मा निकले या यहाँ से जो ज्वाला निकले उसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो देखिए, 1900 वर्ष पहले कागज का जो आविष्कार किया गया था वो कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। चीन में ही आपका जो है वो कागज का आविष्कार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर भारत में हुआ था। ये दो ही जगह सबसे पहले आपके कागज का आविष्कार हुआ था, परंतु सबसे पहले चीन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो किससे बनी थी। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। वह कैसी? सस्ती धातु से बनी हुई थी। कैसी धातु से? सस्ती धातु से बनी हुई थी, ना कि सोने चांदी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? एक सस्ती धातु से बनी हुई थी जो अपना आकार बार बार मतलब परिवर्तन कर सकती थी। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह क्या करता है? पहली बात तो सूचना का अधिकार कब आया था? तो सूचना का जो अधिकार था वो कब आया था? 2005 में आया था। और ये क्या करता है कि जो सरकार में कोई भी जैसे गलती हो रही है, अभी देखा जाए जो भी एग्जाम आपके होते हैं, आप उसमें क्या लगाते हैं? अगर किसी तरीके से उसमें गलती हो जाए, मतलब जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें करप्शन हो जाए, तो उसमें क्या किया जाता है? आप उसमें सूचना का अधिकार लगा के क्या किया जा सकता है? उस करप्शन की चेकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार क्या करता है? यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, मतलब जो धांधली होती है, जो करप्शन होता है, इसके बारे में क्या हो रहा है, सूचना का अधिकार ये सब बताता है। उस पर फिर आपका करप्शन करके आपको बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो राइट आंसर होगा जोफ्रा आर्चर को घोषित किया गया था। किससे? जोफ्रा आर्चर को घोषित किया गया था। यह अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया जाता है, जो खिलाड़ी समझे, जो खिलाड़ी या तो बैटिंग, ठीक है, बैटिंग में भी बेस्ट होना चाहिए और गेंदबाज में भी क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। और जो आपकी फील्डिंग होती है इसमें भी बेस्ट होना चाहिए। पूरे मैच जो होता है टूर्नामेंट, उसके अंदर जितने भी मैच आपके होते हैं उसमें यदि जो बैटिंग, गेंद और जो आपकी फील्डिंग होती है, इसमें जो सबसे बेस्ट रहेगा उसे दिया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। ठीक है, तो कौन था 2020 में? जोफ्रा आर्चर थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था।
तो कहाँ किया गया था? मिशन शक्ति जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। और ये किसके लिए चलाया गया था? तो इसका उद्देश्य था महिलाओं को अपने अधिकारों का मतलब अधिकारों का रक्षण यानी कि संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। इसके तहत जो भी अगर बात करें जैसे महिलाओं की छेड़खानी करता है उन्हें क्या दिया जाएगा? अपराध दिया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यहाँ पर आंसर तो लगा हुआ है कि पिंजौर में स्थित है। हरियाणा का जो पिंजौर शहर है यानी पिंजौर जगह गांव है, वहां पर क्या है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हरियाणा का जो पिंजौर शहर है वहां पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट देखते हैं, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कि सरयू नदी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो सरयू नदी है वो कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। अगर इसमें आप अधिकतर क्वेश्चन अगर उत्तर प्रदेश दे देता तो आप उत्तर प्रदेश लगाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ बहती है? तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, तो सरयू नदी कहाँ बहती है? तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। जो उत्तराखंड की बॉर्डर है, ठीक है, जो उत्तराखंड की बॉर्डर आपके नेपाल की बॉर्डर है, इसके बीच में बहती है। तो यहाँ बहती है तो इसे क्या कहा जाता है? इन दोनों की जब बॉर्डर पे बहती है तो इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के? काली नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मुन्नेश्वर मंदिर। मुन्नेश्वरम जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। इसकी क्या विशेषता है? तो जो मुन्नेश्वरम मंदिर है वो रामेश्वरम, जैसे रामेश्वरम हुआ, मुन्नेश्वरम हुआ, ये सब क्या है? आपके जो रामायण है, रामायण से संबंधित है। मतलब कि श्रीलंका में जो रामायण से संबंधित भगवान राम जो थे, भगवान राम थे, उन्होंने जैसे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, ऐसे ही श्रीलंका जब गए थे तो वहां मुन्नेश्वर में भी शिवलिंग की स्थापना की थी। तो जो मुन्नेश्वर मंदिर है वो कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। और ये एक शिव मंदिर है। क्या है? भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, मतलब शिव मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की? मतलब एसएमएस के द्वारा आप पेमेंट किसी को भी पे कर सकते हैं, जैसे गूगल पे हुआ, पेटीएम हुआ, इसी तरीके से आप एसएमएस के द्वारा अपनी पेमेंट क्या है? ट्रांसफर यानी कि कर सकते थे। तो ये किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा। तो ये तो करेक्ट है, आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो देखिए पहली जो बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी थी, उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार कब जीता? तो 1976 में जीता था। राइट आंसर क्या होगा? 1976 होगा। और आपको इतना ध्यान रखना है कि पहला महिला में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आशापूर्णा देवी को दिया गया है। परंतु अगर पुरुष में पूछ ले कि पहला पुरुष वाला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो जी शंकर ग्रुप को मिला था। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कि जाट शासक खालिस्तान के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो देखिए जाट शासक जो सूरजमल थे, सूरजमल, इनके नेतृत्व में जो बल्लभगढ़ था वहां एक क्या व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो बल्लभगढ़ की स्थापना भी सूरजमल के द्वारा की गई थी। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र सूरजमल के नेतृत्व में बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो पंजाब अगर बात करें तो कोई भी हड़प सकता है ना। क्या पंजाब राज्य को हड़पा गया, ऐसे ही झांसी को हड़पा गया, अवध को हड़पा गया, और भी जो थे आपके सतारा, इसे भी हड़पा गया, नागपुर को भी हड़पा गया। तो ये क्या हुआ है? उसके राज्य में विलय नहीं करा है, उसने क्या किया है? हड़पा है। हड़प नीति, मतलब हड़प नीति किसने चलाई थी?
तो ये चलाई थी आपकी हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इसके तहत नागपुर हुआ, सतारा हुआ, झांसी हुई और आपका पंजाब हुआ, अदर और भी ऐसे शहर थे जिसे इन्होंने क्या किया था? हड़प लिया था। हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने जो चलाई थी हड़प नीति, बेबगत सिद्धांत इसे कहते हैं, वह किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के तहत अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में किया गया था। इसी के शासन काल में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपकी पहली रेल चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? 1853 में। यह ध्यान रखना है कि 1853 में पहली रेल कब चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, ये इसके शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया सेला नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है। तो सेला जो नृत्य श्रेणी है वो कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ये तो चलो मान लिया कि आपको याद है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पांडवानी नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? अधिकतर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पांडवानी नृत्य कहाँ का है? तो ये पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। ये दो चीज आपसे पूछी जाएगी बस, इससे ज्यादा छत्तीसगढ़ से नहीं पूछा जाता है। सेला नृत्य और पांडवानी नृत्य, ठीक है। यहाँ देख ले उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से क्या पूछा जाता है? नौटंकी। उत्तर प्रदेश का फेमस जो नृत्य है वो कौन सा है? यानी कि नौटंकी है। नौटंकी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से, या रामलीला। ये दो चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया गया था? जब 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, जब 29वां प्रदान किया गया था, तो आपको याद रखना है कि नासिरा शर्मा को दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो इनकी एक बुक थी कागज की नाव, इनकी जो रचयिता थी कागज की नाव, इसके लिए इन्हें दिया गया था। अब अगर बात कर ले 31वां, ठीक है, जो 29वां था, अब 31वां 2021 में जो दिया गया था और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है किसे दिया गया था, तो इसे आपको जरूर याद कर लेना है। असगर वजाहत को दिया गया था। किसे दिया गया था? असगर, ठीक है, असगर वजाहत को दिया गया था। असगर वजाहत को किस लिए दिया गया था पूछ सकते हैं, तो महाबली की जो रचना है इसके लिए दिया गया था। महाबली के लिए असगर वजाहत को 31वां 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पीनियल ग्रंथि खालिस्तान स्त्रावित करती है। तो पीनियल ग्रंथि इसमें से कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है पूछ लिया गया है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? तो मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? तो आपकी जो नींद होती है, आपके सोने मतलब नींद को नियंत्रित करती है। किसे नियंत्रित करती है? तो नींद को नियंत्रित करती है, जो आपको ध्यान में रखना है। और इसे ही जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो 2020 में जो आपका जब क्वेश्चन था जब भी पूछा गया था, तो लक्ष्मी विलास बैंक का प्रस्ताव रखा था। देखिए इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया रियो डी जेनेरो मतलब रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की जो एथलीट थी गोरिका सिंह, वह किस देश की थी पूछ लिया गया है। तो वह किस देश की थी? नेपाल की थी। देखिए नाम से भी आप पहचान सकते हैं कि गोरिका सिंह, ये दो देश हो सकते हैं, या तो भारत या तो नेपाल। तो जब पूछा गया है तो ये भारत की नहीं होगी, क्योंकि भारत की होती तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। तो जरूर नेपाल दिया है ऑप्शन में, तो जरूर लगाया, क्योंकि गोरिका मतलब कि जो आपके थापा लोग होते हैं उनका नाम ही ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? देखिए अजैविक घटक नहीं है मतलब अजैविक का मतलब क्या होता है? तो जो निर्जीव नहीं है इसमें बताना है। तो देखिए खनिज पदार्थ क्या होते हैं? वो तो निर्जीव होते हैं। पवन भी निर्जीव होती है, तापमान भी निर्जीव होता है, परंतु जो जीवित जीव होते हैं वो क्या निर्जीव होते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखना था, ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो हुए थे उसमें बताना है कि भारत का स्थान क्या था? तो तीसरा स्थान था, ठीक है। भारत का स्थान क्या था? तीसरा स्थान था। इसमें भारत ने 66 मेडल जीती थी, ठीक है।
66 मेडल जीती थी। और कॉमनवेल्थ 2018 का कहाँ हुआ था, यह आपसे एग्जाम में अपियर पूछे जाने वाला है, क्योंकि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, तो 2018 का भी पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था। तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत का स्थान तीसरा था, 66 मेडल जीती थी। तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। 2022 की बात करें तो 2022 में कहाँ हुआ है, तो बर्मिंघम में हुआ है। कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। इसमें टोटल जो पदक जीती है वो भारत ने 61 पदक जीती है। कौन सा स्थान मिला है, तो चौथा स्थान मिला है। और 22 इसमें गोल्ड मेडल है, ठीक है, 22 इसमें गोल्ड मेडल है। इसमें शूटिंग शामिल नहीं की गई थी, इसलिए अब की बार पदक कम रहे। शूटिंग के कारण अपना भारत सबसे ज्यादा पदक जीतता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न में से उदाहरण बताइए। तो वैकल्पिक पंक्तियां मतलब क्या होती है, जैसे कि हमने लिया इतना बड़ा खेत, ठीक है, ये खेत हो गया हमारा। अब इसमें ये पंक्ति रहती है ऐसे, जो आपकी नालियां बनी रहती है ना, कि इतने भाग में आपके जो पानी है वो जाने के लिए ऐसे बने रहती है। तो ये क्या रहता है आपका, ये पूरा की पूरा क्या बनी हुई है, ठीक है। अब माना कि हमने क्या करना है, वैकल्पिक खेती। तो वैकल्पिक खेती का मतलब होता है कि इतना बड़ा खेत है पूरा, ठीक है, अब हमने इतने भाग में क्या किया, एक भाग अलग बो दिया। तो अंतरा फसल, अंतरा फसल से क्या लग रहा है, अंतरा का मतलब क्या हो गया, अंतर होना। मतलब इतने भाग में कुछ और बो दिया, फिर इतने भाग में क्या किया, दूसरी फसल बो दी। इतने भाग में हमने क्या कर दी, दूसरी फसल बो दी। फिर अगर बात करें तो इतने भाग में हमने क्या किया, दूसरी फसल बो दी। तो एक ही खेत में अंतर वाली मतलब अलग अलग फसल, अंतर का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है ना। तो एक ही खेत में अंतरा फसल कहते हैं। वैकल्पिक पंक्तियां कैसी होती है, ऐसी होती है, मतलब अलग अलग खेती की जाए एक ही खेत में। ये पंक्तियों में अलग फसल बोई गई, ये पंक्ति में अलग फसल बोई गई, ये पंक्ति में अलग फसल बोई गई, परंतु खेत एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतरा फसल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गैर न्याय संगत, तो सभी को पता है कि गैर न्याय संगत क्या है। तो जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, उसे न्यायालय में क्या होता है, पेश नहीं किया जा सकता है। मतलब न्यायालय उसके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है कि नीति निर्देशक तत्व में सुधार कर सकती है या उसमें कोई चेंजेस कर सकती है, न्यायालय को अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रकार का गैर न्याय है। अब इसमें देखिए ये वाला जो है वो अनुच्छेद 39 के तहत आता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सामान्य न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता ये गैर न्याय है, ठीक है। यह तो आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 36 से लेके 51 तक। तो इसके बीच में जो भी आएगा, जो भी अनुच्छेद आएंगे वो सब क्या है, गैर न्याय है, ठीक है, गैर न्याय के संगत है। तो जो 39 वाला है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दूसरे नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अगर पूछा जाए सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र प्रदेश घोषित किया गया। तो देखिए सार्वजनिक मामले में के जो सूचकांक हुआ था 2020 में, करंट का क्वेश्चन था, तो उसमें जो चंडीगढ़ था वह सबसे बेस्ट केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा देश था, दूसरा भारत था। ये भी जब का आपका जो करंट का क्वेश्चन था वहां पूछा गया था, इसे आप अपडेट करके आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया केलकर समिति 2015 खालिस्तान से संबंधित है। जो विजय केलकर समिति थी 2015 में, वह किससे संबंधित थी, तो अब संरचनात्मक विकास की पीपीपी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब संरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जो जीके के 18 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसके पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिटेल में आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।